ट्वेल्थ क्लास में हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे और S7 के लिए हम रिवीजन कर रहे थे। तो उसमें अब हम टोटल सिलेबस लेकर चलेंगे जो क्वेश्चन आज में है अनसोल्ड में। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2016 का क्वेश्चन है। शो ऑन ए प्लॉट ऑफ द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डिस्टेंस आर ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो जो आपका डाइपोल होता है, डाइपोल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है हार्ड डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको बताना है। यानी कि डेरिवेशन डाइपोल की वजह से जो आपने पढ़े हैं एक्सेल कंडीशन के लिए, ठीक, तो उसके लिए क्या आता था हमारे पास एक्सेल वाले में। अगर पोटेंशियल आपने फाइंड करा था तो आपको याद होगा, फॉर्मूला याद था आपका निकल कर 2p अपॉन, यानी कि सिंपल था P/4πε0r², ये था पोटेंशियल के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने पढ़ा था वो ये था हमारे पास 2p हो या p हो, एक्सेल नॉन एक्सेल कंडीशन में r3। तो यहाँ मीन्स हमारे पास केवल डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है, वेरिएशन क्या है, डिस्टेंस का है डाइपोल की वजह से। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप v प्रोपोर्शनल 1/r² के डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल की वजह से वो है 1/r3 ये होता है, ठीक। तो इनमें आपको ग्राफ बना कर दिखाना है, ठीक है, प्लॉट करके देना ग्राफ। तो बना कर दिखा सकते हैं आप। यहाँ तो अगर हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो आपको लेना है तो जो हमारे पास ई है, ई का ग्राफ तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है, और जो वी का ग्राफ है हमारे पास इस टाइप से आएगा। यानी कि जो, क्योंकि r² वाली वैल्यू है तो हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें हमारे पास पैराबोलिक शेप आ रही है, ये वी वाला ग्राफ है, और r³ तो और वैल्यू थोड़ी चेंज होने लगेगी तो ये ई वाला ग्राफ है, ऐसा है। इन्हें आप अलग अलग बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं स्लोप में डिफरेंस है दोनों की, ठीक है, ऐसा होगा। इस आप देख सकते हैं बनाकर, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ आर की वैल्यू अपने पास से पुट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 रख रहे हैं या 3 कोई वैल्यू रख रहे हैं, 4, 3, 4, 5 इन पर वैल्यू निकाल लो वी के लिए और ई के लिए भी ग्राफ बनाकर देख लो। तो कहीं ना कहीं दोनों के जो स्लोप होंगे उनमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक जो ढलाव टाइप आएगा उनमें वो आएगा, वेरिएशन आएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है इसी अनसोल्ड में। फॉर एन आइडल इंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए AC वोल्टेज सोर्स स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज 0, ठीक है। आपको बताना है, एक आपका आइडियल इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है, वोल्टेज के साथ AC सोर्स लगे हुए हैं। तो वहाँ हमारे पास एक तो लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस पावर और एक है हमारे पास एवरेज पावर। तो इनकी वैल्यू कितनी कितनी होगी ये हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में, ठीक। तो आपने पढ़ा हुआ है जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर हो या जो आपका हमारे पास इसमें पूछा कि कौन सी क्वांटिटी जो है 0 होगी इनमें से, है ना, दोनों में से। तो एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल ऑफ द AC वोल्टेज सोर्स। अगर कोई भी एवरेज पावर आपको निकालनी है कंप्लीट AC सर्किट के अंदर तो उसका फॉर्मूला आता था आपका इंडक्टर के लिए, P एवरेज इक्वल VRMS IRMS और cos फाई। क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में हमारे पास एंगल कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, फेज एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पुट करेंगे आप तो cos 90 वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो इसका मीन्स है कि एवरेज पावर कितनी आएगी यहाँ निकल के 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए जो फाई होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए जो एवरेज पावर आएगी ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर आएगी वो कितनी आएगी निकल के यहाँ 0 आएगी, ठीक है, ये रहेगा आपका। तो किसी आइडल इंडक्टर के लिए अगर वो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है AC के तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो तो हमारे पास 0 नहीं होने की है, और जो आपकी एवरेज पावर है कंप्लीट साइकिल में वो कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। आप निकाल सकते हैं कि फाई जो है 90 डिग्री रखना है इंडक्टर के लिए, ठीक है। अगर यहाँ प्योर कैपेसिटर भी होता तब भी आप फाई के लिए क्या रखते हैं 90 डिग्री रखते। तो ये भी आपको याद रखना रख सकते क्वेश्चन, ये भी मार्क्स में आया हुआ है। इसी के बाद हमारे पास क्वेश्चन है अदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई हमारे पास एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो प्रोपेगेशन कर रही है हमारे पास Z एक्सिस में, ठीक है। तो राइट द 2 पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाउ आर द पीक वैल्यू ऑफ दीज फील्ड रिलेटेड टू द ईच अदर। तो अगर आपका Z डायरेक्शन में वेव जा रही है तो इसका मीन्स क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होंगे हमारे पास, वो जाएंगे आपके वो जो अलग डायरेक्शन बची हुई हैं, यानी कि एक एक्स एक्सिस में जाएगा और एक Z एक्सिस में जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वेव हमारे पास जेड एक्सिस में जा रही है, ठीक है। तो जेड कंपोनेंट तो हमारे पास वेव की ओर चला गया, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रह गई हैं उनमें हमारे पास कंपोनेंट होंगे। तो पॉसिबल क्या हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको वाई डायरेक्शन में होगा, यानी ई वाई, या आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, यानी जे कैप मान के चल रहे हैं। और जो आपका बी है हमारे पास वो कितना होगा, बी एक्स आई कैप, ठीक है। इक्वल भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तभी वो प्लस का जेड वाई की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ हमारे पास अगर आपको निकालना है एम्पलीट्यूड भी, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आप बताया था, सी इक्वल होता है इक्वल बी सी, या ई का नोड और बी का नोड, ये एम्पलीट्यूड का रेशो होता है। तो अभी कंपोनेंट दिखा लेंगे, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस का प्लस डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि ई वाई डायरेक्शन में होगा और बी एक्स डायरेक्शन में होगा, ये बुझा क्वेश्चन में, तो ये आप याद रखेंगे। इसी के बाद हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, और एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव y1 है, से वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर है उसकी, और वाइल अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव y2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15। तो उनका जो है वेव का नेम लिखना है, टाइप लिखना है, और कहाँ उनका यूज़ होता है। तो जो y1 वेव हमारे पास क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर जो वेवलेंथ होती है वो होती है माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव होगी वो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रोवेव की। और माइक्रोवेव का यूज होता है हमारे पास रडार में, ठीक है, ये आपको याद रखना, रडार में या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। दूसरा जो y2 आपका, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 10⁻15, ठीक है। इसकी अगर आप वेवलेंथ फाइंड करेंगे तो इसकी भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये आती है हमारे पास निकल गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और इनका यूज़ अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जो आपका कहीं भी वाटर प्योरीफाई करना है आपको, या फिर आयोनाइजेशन करना है, ठीक है, एटम का, तो वहाँ यूज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। तो ये भी क्वेश्चन आया होगा 2 मार्क्स में, ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट है ये। तो जो आपने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, उन्हीं का आप ध्यान रखेंगे, उन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल एंड हैंस राइट द डेफिनेशन ऑफ हेनरी। तो 3 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप सेल्फ इंडक्शन के बारे में लिख सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास कोइल है और कोइल में ही क्या हो रहा है हमारे पास, आपने कोई करंट फ्लो की, ठीक है, जिससे क्या हो, उसी में एक इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है, एक इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है हमारे पास क्रिएट होकर, तो उसे बोलते हैं प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और यूनिट होती है इसकी हेनरी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हेनरी का, उससे आप निकाल सकते हैं, E = -L di/dt, इससे निकाल सकते हैं आप। तो अगर आपको L 1 हेनरी करना है तो आपको EMF 1 वोल्ट लेना पड़ेगा, और करंट पर यूनिट टाइम जो है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड लेनी पड़ेगी। तो ये सभी आप कर सकते हैं।